दोस्तों, क्या ये सच है कि सिमी गरेवाल ने क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के रिश्ते को तोड़ने के लिए अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया था क्योंकि उन्हें खुद मंसूर अली की पत्नी बनना था? और क्या वाकई में सिद्धार्थ फिल्म का सबसे कंट्रोवर्शियल आपत्तिजनक सीन खुद सिमी गरेवाल ने जानबूझकर पूरे देश में लीक करवाया था? और क्या सचमुच सिमी गरेवाल ने अपने मशहूर टॉक शो रेडेम्यू विद सिमी गरेवाल का इस्तेमाल करके कई बड़े बड़े एक्टर्स का करियर तबाह कर दिया था? और क्या सचमुच पति रवि मोहन और उनके परिवार वालों ने मिलकर सिमी गरेवाल को इतना मानसिक प्रताड़ित किया कि उन्हें बिना तलाक लिए ही अपने ससुराल से भागना पड़ा था? और क्या ये सच है कि कर्ज फिल्म में उनके खुखार विलन वाले रूप को देखकर बॉलीवुड के सारे एक्टर्स ने बाद में उनके साथ काम करने से मना कर दिया था? इन सारे सवालों के पीछे छिपे सच को समझने के लिए हमें सिमी गरेवाल की जिंदगी के उस दौर में जाना होगा जहां कोई ग्लैमर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी जो पंजाब के एक बेहद रईस और संस्कारी परिवार में पैदा हुई थी। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के मुकेरिया में हुआ था। उनके पिता ब्रिगेडियर JS गरेवाल इंडियन आर्मी में एक बड़े अफसर थे। घर का माहौल बेहद कड़ा, अनुशासित और पूरे तरीके से वेस्टर्न टच लिए हुए था। सेना के बैकग्राउंड की वजह से सिमी की शुरुआती परवरिश और पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई। न्यू कैसल के पास एक बेहद आलिशान बोर्डिंग स्कूल में सिमी को भेजा गया। वहाँ का माहौल, वहाँ की अंग्रेजी तहजीब, बोलने का लहजा और खुद को दूसरों से अलग रखने की वो कला सिमी ने बचपन में ही सीख ली थी। सिमी बचपन से ही बेहद शांत लेकिन उतनी ही जिद्दी भी थी। जो चीज उन्होंने ठान ली वो उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए होती थी। इंग्लैंड के उस ठंडे माहौल में बड़ी हो रही सिमी के दिल में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर एक अजीब सी भूख और दीवानगी पैदा हो गई थी। जब वो सिर्फ 5-6 साल की थी तभी उन्होंने राज कपूर की फिल्म आवारा देखी थी। उस फिल्म को देखकर छोटी सी सिमी के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर राज कपूर की तरह एक्टिंग करना शुरू कर दिया। आर्मी ऑफिसर पिता कतई नहीं चाहते थे कि उनके खानदान की कोई भी लड़की फिल्मों जैसी अनप्रेडिक्टेबल और बदनाम समझी जाने वाली दुनिया में कदम रखे। सिमी के सामने पढ़ाई पूरी करने की शर्त रखी गई, लेकिन सिमी का दिमाग तो सिर्फ स्क्रीन पर खुद को देखने में लगा था। इंग्लैंड में रहते हुए भी वो लगातार भारतीय मैगजीन्स पढ़ती, फिल्मों की खबरें रखती और हर वक्त इसी ताक में रहती कि कब उन्हें भारत वापस जाने का मौका मिले। सिमी की यह भूख सिर्फ एक शौक नहीं थी, ये एक पागलपन बन चुका था। जब वो सिर्फ 15-16 साल की हुई तो उन्होंने अपने माता पिता के सामने साफ कह दिया अगर उन्हें इंडिया जाकर फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं मिली तो वो भूख हड़ताल कर देंगी। बेटी की इस जिद और गिरती तबीयत को देखकर आखिरकार पिता को झुकना पड़ा। साल 1961 में सिमी गरेवाल अपनी मां के साथ मुंबई आ गई। मुंबई की चकाचौंध, यहाँ की उमस और फिल्मों का ये माहौल इंग्लैंड जैसी शांत जिंदगी से बिल्कुल अलग था। सिमी को लगा था कि उनके आते ही डायरेक्टर्स की लाइन लग जाएगी, लेकिन हकीकत बेहद कड़वी थी। सिमी का अंग्रेजी लहजा, उनकी वो बेहद गोरी और वेस्टर्न दिखने वाली पर्सनैलिटी उस दौर के डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। डायरेक्टर्स का कहना था कि ये लड़की किसी गांव की गोरी या सीधे साधे भारतीय किरदार में फिट नहीं बैठ सकती। रिजेक्शन का एक लंबा दौर शुरू हुआ। हर रोज सिमी अपनी माँ के साथ अलग अलग स्टूडियो के चक्कर काटती, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। लोग उनके लहजे का मजाक उड़ाते, उनकी लंबी हाइट और बेहद दुबले शरीर को देखकर कहते कि ये फिल्मों के लिए नहीं बनी है। सिमी अंदर से टूट रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वो मुंबई से वापस इंग्लैंड खाली हाथ नहीं जाएंगी। इसी कड़े संघर्ष और रिजेक्शन के बीच सिमी को उनका पहला ब्रेक मिला एक इंग्लिश फिल्म में। साल 1962 में डायरेक्टर फिरोज खान की फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में सिमी गरेवाल को साइन किया गया। इस फिल्म में उनके अपोजिट विदेशी एक्टर जॉक मेहुनी थे। फिल्म में सिमी का रोल एक ऐसी लड़की का था जो जंगल में टार्जन की मदद करती है। ये फिल्म सिमी के लिए एक बड़ी शुरुआत थी क्योंकि इसमें उनका वो वेस्टर्न लुक और इंग्लिश बोलने का अंदाज पूरे तरीके से काम आ गया। लेकिन सिमी सिर्फ इंग्लिश फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, उन्हें असली पहचान और स्टारडम चाहिए था हिंदी सिनेमा से। इसी भूख ने उन्हें उस दौर के मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के दरवाजे पर पहुंचाया। महबूब खान अपनी अगली फिल्म सन ऑफ इंडिया बना रहे थे। सिमी ने जब उनके सामने ऑडिशन दिया तो महबूब खान उनकी आंखों की चमक और उनके काम के प्रति समर्पण को देखकर बेहद इंप्रेस हुए। साल 1962 में ही रिलीज हुई सन ऑफ इंडिया से सिमी का असली बॉलीवुड सफर शुरू हुआ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की नजर इस नई और बेहद खूबसूरत और एकदम अलग दिखने वाली लड़की पर पड़ चुकी थी। इसके बाद सिमी की जिंदगी में वो पल आया जिसने उनके करियर का रुख पूरे तरीके से बदल दिया। साल 1965 में आई फिल्म तीन देवियां, जिनमें उनके अपोजिट खुद एवरग्रीन स्टार देव आनंद थे। इस फिल्म में सिमी गरेवाल का काम और उनकी खूबसूरती इतनी बेहतरीन थी कि दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स भी उनके दीवाने हो गए। देव आनंद जैसी बड़ी शख्सियत के साथ स्क्रीन शेयर करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। सिमी गरेवाल का स्ट्रगल फेज अब खत्म हो चुका था और वो बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी।
उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। मैगजीन के कवर्स पर उनकी तस्वीरें छपने लगी थी और उनकी वो क्लासिक एलिगेंट इमेज लोगों के दिलों में उतरने लगी थी। इसी पॉपुलैरिटी और सफलता के बीच सिमी गरेवाल की जिंदगी में वो इंसान आया जिसके साथ उनका नाम जुड़ते ही पूरी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। ये और कोई नहीं बल्कि क्रिकेटर की दुनिया के बेताज बादशाह और पटौदी खानदान के नवाब मंसूर अली खान पटौदी थे। नवाब पटौदी अपनी बेहतरीन बैटिंग, अपनी रॉयल पर्सनैलिटी और अपने स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और दूसरी तरफ थी बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और इंग्लिश बैकग्राउंड वाली सिमी गरेवाल। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। सिमी का वो ग्रेस और पटौदी का वो रॉयल अंदाज, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। जल्दी दोनों के बीच की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। नवाब पटौदी अक्सर सिमी से मिलने मुंबई आने लगे और सिमी भी दिल्ली और दिल्ली के पास पटौदी पैलेस में देखी जाने लगी। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि दोनों एक दूसरे को लेकर बेहद सीरियस थे। सिमी गरेवाल हर क्रिकेट मैच में पटौदी को चेयर करने के लिए स्टेडियम पहुंचती थी। स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठी सिमी गरेवाल और मैदान पर खेल रहे नवाब पटौदी की तस्वीरें खबरों की सुर्खियां बनने लगी थी। उस दौर में ये बॉलीवुड और क्रिकेट का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित अफेयर था। दोनों की केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि हर किसी को लग रहा था कि बहुत जल्द पटौदी खानदान की बहू बनने वाली है सिमी गरेवाल। लेकिन फिर इस खूबसूरत लव स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सिमी गरेवाल को पूरी इंडस्ट्री और मीडिया की नजरों में एक विलन बनाकर खड़ा कर दिया। दरअसल इसी बीच एंट्री होती है बॉलीवुड की एक और बेहद खूबसूरत और चिलबुली एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की मुलाकात हुई और पटौदी का दिल धीरे धीरे शर्मिला की तरफ झुकने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमी गरेवाल को जब इस बात की भनक लगी तो वो पूरी तरीके से टूट गई और उनका ये दुख जल्दी बेहद खतरनाक गुस्से और साजिश में बदल गया। इंडस्ट्री इंसाइडर का कहना है कि सिमी गरेवाल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जो नवाब कल तक उनके प्यार में पागल था वो आज किसी और औरत की तरफ देख रहा है। आरोप ये लगते हैं कि सिमी ने अपने रसूख, अपने हाई सोसाइटी अप्रोच और पटौदी खानदान के कुछ करीबी लोगों का इस्तेमाल करके मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के रिश्ते को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। कहा जाता है कि सिमी ने नवाब पटौदी की मां बेगम साजिदा सुल्तान तक ये बातें पहुंचानी शुरू की कि शर्मिला टैगोर फिल्मों में बेहद बोल्ड सीन देती है और वो पटौदी खानदान की मर्यादा के लायक नहीं है। सिमी का मकसद था कि किसी भी तरह से पटौदी का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ हो जाए, लेकिन सिमी की ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। नवाब पटौदी शर्मिला के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। जब सिमी को लगा कि वो सीधे तरीके से पटौदी को वापस नहीं पा सकती तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर एक बहुत बड़ा खेल खेला। उस दौर की कुछ बड़ी फिल्मी मैगजीन और पीआर सोर्सेज का इस्तेमाल करके शर्मिला टैगोर के खिलाफ एक बेहद डार्क और नेगेटिव मीडिया कैंपेन चलवाया गया। अखबारों और मैगजीन में शर्मिला के पुराने बोल्ड फोटोशूट को दोबारा उछाला गया, उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि शर्मिला टैगोर सिर्फ नवाब की दौलत और रुतबे के पीछे भाग रही है। इस पूरे कैंपेन का मकसद शर्मिला के करियर को पूरे तरीके से खत्म करना और नवाब पटौदी की नजरों में उन्हें गिराना था। इस कंट्रोवर्सी ने उस जमाने में इतनी बड़ी सनसनी मचाई कि शर्मिला टैगोर को खुद मीडिया में सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन सिमी गरेवाल का ये दाव भी उल्टा पड़ गया। नवाब पटौदी को जब इस बात का एहसास हुआ कि इन सब खबरों के पीछे कहीं न कहीं सिमी का हाथ है तो उन्होंने सिमी से अपने सारे रिश्ते पूरे तरीके से खत्म कर लिए। साल 1969 में नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर ने शादी कर ली और सिमी गरेवाल को इस पूरे मामले में एक ऐसी औरत के रूप में देखा गया जिसने अपने प्यार को पाने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी और करियर को बर्बाद करने की साजिश रची थी। सिमी की इमेज को इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इस पूरे सदमे के बाद सिमी गरेवाल ने खुद को पूरे तरीके से काम में झोंक दिया। वो इंडस्ट्री को दिखाना चाहती थी कि वो सिर्फ एक नवाब की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस है। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आए महान फिल्म मेकर सत्याजीत रे अपनी फिल्म अरणेर दिन रात्रि बना रहे थे। सिमी गरेवाल को जब इस फिल्म में एक आदिवासी लड़की दुलारी का रोल ऑफर हुआ तो हर कोई हैरान रह गया कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो सिर्फ इंग्लिश बोलती थी, जो बेहद मॉडर्न थी, वो एक बंगाली आदिवासी लड़की का रोल कैसे करेगी। लेकिन सिमी ने इस रोल को एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने धूप में बैठकर अपनी स्किन को टैन किया, बंगाली सीखी और बिना किसी मेकअप के उस किरदार को स्क्रीन पर जिया। साल 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। सिमी गरेवाल के इस रोल ने साबित कर दिया कि वो कितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। इसके बाद साल 1970 में ही राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। इस फिल्म में सिमी गरेवाल ने मैरी का किरदार निभाया जो कि राजू की स्कूल टीचर होती है। फिल्म में सिमी गरेवाल का एक खेत के पीछे कपड़े बदलने का सीन था जिसने उस दौर में सेंसर बोर्ड से लेकर दर्शकों के बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। लोगों ने इसे अश्लीलता की हद कहा, लेकिन राज कपूर और सिमी गरेवाल का कहना था कि ये सीन कहानी की मांग थी और इसे बेहद आर्टिस्टिक तरीके से फिल्माया गया था। इस सीन ने सिमी को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया।
करियर में इस नए मुकाम पर पहुंचने के बाद सिमी गरेवाल की लाइफ में साल 1972 में आई वो फिल्म जिसने उनके करियर की सबसे बड़ी और सबसे डार्क कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। फिल्म थी सिद्धार्थ, जिसके डायरेक्टर थे कॉनराड रुक्स। इस फिल्म में सिमी गरेवाल के अपोजिट थे बॉलीवुड के सबसे चार्मिंग और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक शशि कपूर। फिल्म हरमन हेस के मशहूर नॉवेल पर बेस्ड थी। इस फिल्म में सिमी गरेवाल ने एक ऐसा सीन दिया जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में भूचाल ला दिया। वो सीन था एक पूरी तरीके से आपत्तिजनक सीन जिसमें शशि कपूर उनके सामने खड़े नजर आते हैं। उस दौर के भारत में जहां स्क्रीन पर दो फूलों का मिलना भी बोल्ड माना जाता था, वहां पर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेस का इस तरीके से होना किसी एटम बम के फटने जैसा था। फिल्म जैसे ही रिलीज के लिए तैयार हुई, वैसे ही मीडिया में इस सीन की तस्वीरें लीक हो गई। रिपोर्ट्स और मीडिया सोर्सेज का दावा है कि ये तस्वीरें किसी और ने नहीं बल्कि खुद सिमी गरेवाल ने बेहद सोची समझी साजिश के तहत मीडिया में लीक करवाई थी। आरोप ये लगते हैं कि सिमी को पता था कि ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल की है, लेकिन भारत में इसे वो अटेंशन नहीं मिलेगा जो वो चाहती थी। अपनी गिरती हुई इमेज और करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने के लिए और पूरी लाइमलाइट अपने को स्टार शशि कपूर से छीनकर खुद पर केंद्रित करने के लिए सिमी ने इस पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया। इस सीन के लीक होते ही देश भर में सिमी गरेवाल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। संस्कृति के ठेकेदारों ने सिमी को कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे डाली। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया। शशि कपूर खुद इस बात से बेहद नाराज थे कि फिल्म के एक बेहद प्राइवेट और आर्टिस्टिक सीन को इस तरीके से बाजार में पब्लिसिटी के लिए उछाला गया। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि शशि कपूर और सिमी गरेवाल के बीच इस इंसिडेंट के बाद बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई थी। शशि कपूर का मानना था कि सिमी ने अपने पर्सनल फायदे और खुद को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए पूरी फिल्म का साख को दांव पर रख दिया। सिमी गरेवाल को इस कंट्रोवर्सी के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा जो फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी मर्यादा ही क्यों न छोड़नी पड़े। इस भयानक विवाद के बीच सिमी गरेवाल की पर्सनल लाइफ में एक और बड़ी हलचल हो रही थी। सिमी की मुलाकात दिल्ली के एक बेहद रईस और बड़े बिजनेसमैन रवि मोहन से हुई। रवि मोहन चुन्नीलाल पुरुषोत्तम गारमेंट्स के मालिक थे और उनका ताल्लुक दिल्ली के बेहद प्रतिष्ठित और रसूखदार परिवार में से था। सिमी और रवि मोहन के बीच प्यार हुआ और दोनों ने साल 1970 के दशक के मिड में शादी कर ली। सिमी को लगा कि शायद फिल्मों के इस दलदल और कंट्रोवर्सी से उन्हें दूर एक शांत और सुखी वैवाहिक जीवन मिल जाएगा। वो मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गई, लेकिन ये शादी शुरुआत से ही एक बेहद मुश्किल दौर से गुजरने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स और उस दौर की फिल्मी गॉसिप्स की माने तो सिमी गरेवाल की ये शादी सिर्फ 3-4 साल ही तक टिक सकी और दोनों बिना तलाक लिए ही एक दूसरे से अलग रहने लगे। इस शादी के टूटने को लेकर इंडस्ट्री में जो खबरें उड़ी, उसने सिमी गरेवाल की इमेज को और भी ज्यादा डार्क बना दिया। आरोप ये लगे कि सिमी गरेवाल दिल्ली के उस बिजनेसमैन परिवार में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि सिमी को शादी के बाद भी मुंबई का ग्लैमर, वहां की पार्टियां और लाइमलाइट की इतनी बुरी लत थी कि वो दिल्ली के उस शांत और घरेलू माहौल में दम घुटने का नाटक करने लगी। कहा जाता है कि रवि मोहन और उनके परिवार ने सिमी को बेहद सम्मानजनक और आलीशान जिंदगी दी थी, लेकिन सिमी के दिमाग पर तो सिर्फ अपना स्टारडम हावी था। वो हर दूसरे हफ्ते बिना अपने पति की मर्जी के मुंबई भाग आती थी और देर रात तक फिल्मी पार्टियों में नजर आती थी, जिससे उनके ससुराल वालों की बदनामी हो रही थी। जब पति रवि मोहन ने उनसे घर और परिवार पर ध्यान देने को कहा तो सिमी ने उनके सामने कई तरह के शर्त रख दी। आरोप यह है कि सिमी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दिया क्योंकि वो एक आम घरेलू औरत बनकर नहीं रह सकती थी। उन्हें हर वक्त कैमरे की फ्लैशलाइट चाहिए थी। इस जिद और रवैये की वजह से रवि मोहन और सिमी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गए कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों के बीच कभी ऑफिशियल तलाक नहीं हुआ, लेकिन वो हमेशा के लिए अलग हो गए। शादी टूटने के बाद सिमी गरेवाल दोबारा मुंबई लौट आई, लेकिन इस बार उनके पास न तो वो पुराना स्टारडम था और न ही कोई बड़ा सपोर्ट। इसी दौरान साल 1980 में डायरेक्टर सुभाष घई अपनी एक कल्ट थ्रिलर फिल्म बना रहे थे, कर्ज। इस फिल्म में ऋषि कपूर और टीना मुनीम लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म का सबसे पावरफुल और सबसे जरूरी किरदार था कामिनी वर्मा का, जो कि एक बेहद शातिर, लालची और कातिल औरत थी। सुभाष घई को एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत और सोफिस्टिकेटेड हो, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक विलन छुपा हो। उन्होंने सिमी गरेवाल को अप्रोच किया। सिमी ने इस रोल को स्वीकार किया और जब फिल्म कर्ज रिलीज हुई तो सिमी गरेवाल के उस विलन वाले अवतार ने पूरे देश को चौंका दिया। पर्दे पर राज किरण की हत्या करना, ऋषि कपूर के किरदार के साथ धोखा करना, सिमी ने इस रोल को इतनी शिद्दत और इतनी क्रूरता से निभाया कि हर दर्शक उनसे नफरत करने लगे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म के गाने जैसे ओम शांति ओम और दर्द ए दिल सुपरहिट रहे और सिमी गरेवाल का किरदार कामिनी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे आइकॉनिक विलन किरदारों में दर्ज हो गया। लेकिन इस बड़ी सफलता के साथ ही सिमी गरेवाल की जिंदगी का सबसे काला दौर शुरू हुआ। फिल्म कर्ज की कामयाबी सिमी के लिए एक अभिशाप बन गई। इंडस्ट्री ने उन्हें एक खतरनाक बूढ़ी और विलन औरत के रूप में टाइपकास्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद सिमी के पास जितने भी रोल आए वो सब वैम्प,
या किसी क्रिमिनल औरत के थे। सिमी खुद को दोबारा एक रोमांटिक लीड या एक पॉजिटिव एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर और खुद उस दौर के कुछ बड़े सुपरस्टार ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि खुद ऋषि कपूर, जिन्होंने मेरा नाम जोकर में उनके साथ स्टूडेंट का रोल किया था और कर्ज में उनके शिकार बने थे, उन्होंने सिमी के साथ किसी भी बड़े फिल्म में रोमांटिक लीड का रोल करने से साफ इनकार कर दिया था। ऋषि कपूर और उस दौर के दूसरे बड़े एक्टर्स का मानना था कि सिमी गरेवाल की स्क्रीन इमेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग और नेगेटिव हो चुकी है कि दर्शक उन्हें किसी हीरोइन के रूप में स्वीकार ही नहीं करेंगे। सिमी गरेवाल ने खुद को पूरे तरीके से अलग थलग महसूस करना शुरू किया। वो जिस ग्लैमर वर्ल्ड पर राज करना चाहती थी, उसी वर्ल्ड ने उन्हें एक विलन बनाकर किराने पर ढकेल दिया। सिमी का फिल्मी करियर अब धीरे धीरे ढलान पर था और वो एक ऐसे रास्ते पर खड़ी थी जहां से आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिल्मी दुनिया से इस तरीके से रिजेक्ट होने के बाद सिमी गरेवाल के अंदर का गुस्सा और कुछ बड़ा करने की छटपटाहट कम नहीं हुई थी। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वो फिल्मों में एक्टिंग के भरोसे रही तो उनका नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का फैसला किया और रुख किया टेलीविजन की दुनिया का। 70 और 80 के दशक के आखिरी सालों में सिमी ने दूरदर्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और शोज बनाए, जिनमें से एक था राजीव गांधी पर बनी डॉक्यूमेंट्री। राजीव गांधी के साथ उनके करीबी कनेक्शंस की वजह से उन्हें ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, जिसने उन्हें राजनीतिक गलियारों में भी एक रसूखदार नाम बना दिया था। लेकिन सिमी गरेवाल की जिंदगी का असली मास्टर स्ट्रोक अभी आना बाकी था। साल 1997 स्टार प्लस चैनल पर एक नया शो शुरू होता है, जिसका नाम था रेडेम्प्यू विद सिमी गरेवाल। शो का पूरा सेट सफेद रंग का था। सिमी खुद सफेद कपड़ों में बैठती थी और उनके सामने बैठते थे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, रेखा से लेकर रतन टाटा तक हर कोई इस शो के सफेद काउच पर आकर बैठ चुका था। सिमी का बात करने का वो बेहद धीमा, मखमली और सोफिस्टिकेटेड अंदाज लोगों को सम्मोहित कर लेता था। ये शो देखते ही देखते इंडिया का सबसे बड़ा टॉक शो बन गया। लोग सिमी गरेवाल की इस नई पारी के दीवाने हो गए। सिमी ने टेलीविजन पर एक ऐसी जगह बना ली थी जहां तक पहुंचना किसी भी दूसरी एक्ट्रेस के लिए नामुमकिन था। वो अब सिर्फ एक फ्लॉप एक्ट्रेस नहीं थी, वो टेलीविजन की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे इन्फ्लुएंशियल होस्ट बन चुकी थी। लेकिन इस शो की इस मखमली और सफेद चकाचौंध के पीछे चल रहा था एक ऐसा खेल जिसने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। रेडेम्प्यू विद सिमी गरेवाल के इस आलीशान सेट पर जो कुछ होता था वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था। आरोप ये लगते थे कि सिमी गरेवाल ने इस शो का इस्तेमाल बॉलीवुड के अंदर अपनी पर्सनल पावर गेम, ग्रुपिज्म और इनसाइडर पॉलिटिक्स को चलाने के लिए खतरनाक हथियार की तरह किया। मीडिया सोर्सेज और इंडस्ट्री इनसाइडर का दावा है कि सिमी गरेवाल इस शो के जरिए उन एक्टर्स का करियर और उनकी इमेज पूरे तरीके से तबाह कर देती थी जो उनकी गुड बुक्स में नहीं होते थे या जो उनके मुताबिक उनके पर्सनल लाइफ के सवालों का जवाब नहीं देते थे। कहा जाता है कि सिमी गरेवाल इंटरव्यू से पहले स्टार्स को एक अनऑफिशियल स्क्रिप्ट या गाइडलाइंस देती थी कि उन्हें किन मुद्दों पर बात करनी है और किन राजों को स्क्रीन पर खोलना है। जो एक्टर सिमी की बात को मानने से इनकार कर देते थे या उनके शो पर आने से कतराते थे, सिमी अपने रसूख का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में उनके खिलाफ एक नेगेटिव माहौल तैयार करवा देती थी। आरोप ये है कि सिमी गरेवाल ने कई युवा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपने शो पर बुलाकर उनके पर्सनल अफेयर्स, उनके ब्रेकअप्स और उनके पारिवारिक विवादों पर ऐसे तीखे और घुमावदार सवाल पूछे जिससे दर्शकों के सामने उनकी इमेज एक विलन या फिर एक गैर जिम्मेदार इंसान की बन गई। सिमी का ये शो स्टार्स की इमेज बनाने से ज्यादा उनकी इमेज को बिगाड़ने का अड्डा बन चुका था। जो कोई भी सिमी के इस चक्रव्यूह में फंसता, उसका करियर और उसकी पर्सनल लाइफ मीडिया के बाजार में सरेआम नीलाम हो जाती थी। सिमी गरेवाल के इस शो की वजह से इंडस्ट्री के कई बड़े खानदानों और स्टार्स के बीच ऐसे मतभेद पैदा हुए जो आज तक नहीं सुलझ पाए। लेकिन साल 2000 के दशक के मिड तक आते आते मीडिया का पूरा लैंडस्केप बदल रहा था। सिमी गरेवाल के इस शो की टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगी। चैनल के मालिकों को लगने लगा कि अब सफेद साड़ी और बेहद धीमे लहजे का जादू पुराना पड़ चुका है। नतीजा ये हुआ कि उनका ये शो बंद हो गया। लेकिन सिमी ने अपने इस रसूख को बचाने के लिए साल 2011 में स्टार प्लस पर एक नया शो शुरू किया, सिमी सिलेक्ट्स इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल। इस शो में रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जैसे नए जमाने के सुपरस्टार्स आए। लेकिन इस शो का फॉर्मेट और सिमी का पुराना अंदाज नए दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिमी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके बात करने के तरीके को फेक और आउटडेटेड कहा गया। ये शो पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुआ और इसके साथ ही सिमी का टेलीविजन करियर हमेशा के लिए थम गया। करियर के इस बड़े झटके के बाद सिमी गरेवाल की लाइफ में वो फाइनेंशियल और पर्सनल डाउनफॉल शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिल्मों से वो बहुत पहले ही दूर हो चुकी थी और अब टेलीविजन का ये बड़ा जरिया भी उनके हाथ से निकल चुका था। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भारी घाटे में चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिमी को अपने मुंबई के आलीशान घर और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा।
कोई बड़ा इनकम सोर्स ना होने की वजह से उनकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगी और जो औरत कभी नवाबों और देश की सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ उठती बैठती थी वो अब अपने अकेलेपन और आर्थिक अनिश्चितता के साथ जूझ रही थी। उनकी जिंदगी में न कोई लाइफ पार्टनर था और न ही कोई बच्चा जो इस मुश्किल दौर में उनका सहारा बनता। इसी अकेलेपन के बीच सिमी गरिवाल की सेहत ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उम्र के बढ़ने और लगातार मानसिक तनाव की वजह से उन्हें कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम ने घेर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनका घर से निकलना और पब्लिक इवेंट में जाना लगभग बंद हो गया। वो पूरे तरीके से अपने घर में कैद होकर रह गई। टीवी स्क्रीन पर सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाली ये क्वीन अब गुमनामी के अंधेरे में अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। लेकिन क्या सिमी गरिवाल की ये पूरी कहानी उतनी ही काली और साजिशों से भरी थी जितने हमें आज तक दिखाई गई? क्या वो सचमुच एक मैनिपुलेटिव विलन थी जिन्होंने दूसरों के करियर बर्बाद किए? अब वक्त आ चुका है इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने का, जहां हम हर कंट्रोवर्सी को एक बिल्कुल नए और अनदेखे नजरिए से दोबारा परखेंगे। अगर हम गौर करें तो मीडिया ने हमेशा सिमी गरिवाल को एक ऐसी औरत के रूप में पेश किया जो बहुत चालाक थी, लेकिन क्या किसी ने उस दौर के टाइमलाइन गैप्स और कॉन्ट्राडिक्शन को देखने की कोशिश की? सबसे पहले बात करते हैं नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर वाली उस पहली बड़ी कंट्रोवर्सी की। मीडिया ने यह नैरेटिव सेट किया कि सिमी ने शर्मिला का करियर बर्बाद करने के लिए एक नेगेटिव कैंपेन चलाया, लेकिन अगर हम उस दौर के असली फैक्ट्स और टाइमलाइन को देखें तो शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी के अफेयर के वक्त सिमी गरिवाल खुद अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में थी। उनके पास सत्यजीत रे और राज कपूर जैसे लेजेंड्स के प्रोजेक्ट थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके पास काम की कोई कमी नहीं थी, वो किसी दूसरे के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाने में अपना वक्त क्यों गवाएगी? हकीकत तो ये है कि नवाब पटौदी ने खुद सिमी गरिवाल को शादी का वादा किया था और बाद में अचानक बिना किसी क्लोजर के वो शर्मिला की तरफ बढ़ गए। सिमी इस पूरे मामले में एक विलन नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसका दिल बेहद बेरहमी से तोड़ा गया और उन्होंने इस धोखे के बाद भी गरिमा बनाए रखी और कभी सरेआम पटौदी खानदान पर कीचड़ नहीं उछाला। अब आते हैं फिल्म सिद्धार्थ के उस मशहूर आपत्तिजनक सीन पर। आरोप लगा कि सिमी ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो तस्वीरें लीक की, लेकिन अगर हम उस फिल्म के डायरेक्टर कॉनराड रुक्स के इंटरव्यूज और इंटरनेशनल मीडिया के रिकॉर्ड्स को खंगालें तो सच कुछ और ही निकलता है। वो तस्वीरें भारत के किसी लोकल पीआर ने नहीं बल्कि फिल्म के विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर ने इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म को प्रमोट करने के लिए रिलीज की थी। सिमी गरिवाल को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन तस्वीरों को भारतीय मीडिया इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। सिमी ने एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस की तरह इंटरनेशनल सिनेमा के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो सीन दिया था, जिसे भारत के पुरुष प्रधान समाज और रूढ़िवादी मीडिया ने सरेआम उछालकर उनकी मर्यादा का तमाशा बना दिया। सिमी ने अपनी लाइमलाइट के लिए नहीं बल्कि अपने आर्ट के लिए वो रिस्क लिया था, जिसकी सजा उन्हें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ी। इसी तरह रवि मोहन के साथ उनकी शादी टूटने का पूरा ठिकरा भी सिमी के सिर फोड़ा गया। कहा गया कि उन्हें ग्लैमर की लत थी, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर के कुछ अनदेखे बयानों पर गौर करें तो सच ये था कि शादी के बाद सिमी पर उनके ससुराल वालों की तरफ से एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव था। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी पूरी पहचान, अपना वो इंग्लिश बैकग्राउंड और अपनी आजादी को भूलकर सिर्फ एक घूंघट वाली बहू बनकर रह जाए। जब सिमी ने अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान को बचाने के लिए उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलने का फैसला किया तो समाज ने उन्हें घर तोड़ने वाली मॉडर्न औरत का टैग दे दिया। रवि मोहन और सिमी आज भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में कोई कीचड़ नहीं उछाला, जो ये साबित करता है कि रिश्ता आपसी सहमति और हालातों की वजह से टूटा, न कि सिमी के किसी घमंड की वजह से। और जहां तक बात आती है रिदेम व्यू विद सिमी गरिवाल शो के जरिए पावर गेम खेलने की, तो ये आरोप पूरे तरीके से बेबुनियाद नजर आता है। सिमी के शो पर आए स्टार्स के बयानों को अगर दोबारा देखा जाए तो अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक हर किसी ने माना कि सिमी के सेट पर उन्हें जो कंफर्ट और सुरक्षा मिलती थी वो पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलती थी। सिमी ने कभी किसी स्टार को जबरदस्ती नहीं फंसाया, बल्कि उनकी वो मखमली और हमदर्द पर्सनैलिटी ऐसी थी कि स्टार्स खुद अपने दिल के राज उनके सामने खोल देते थे। मीडिया ने सिमी की इस कामयाबी से जलकर इसे मैनिपुलेशन का नाम दे दिया, जबकि वो सिर्फ एक बेहतरीन और सेंसिटिव जर्नलिस्ट का काम कर रही थी। अगर हम सिमी गरिवाल के दौर की दूसरी एक्ट्रेसेस से उनकी तुलना करें तो हमें समझ आएगा कि सिमी क्यों पीछे रह गई। उनके साथ की एक्ट्रेसेस जैसे शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी या वहीदा रहमान ने समय के साथ खुद को बॉलीवुड के पारंपरिक ढांचे में डाल लिया। उन्होंने शादी की, बच्चे किए और वैसी भूमिका की जैसी इंडस्ट्री चाहती थी, लेकिन सिमी गरिवाल कभी उस सांचे में फिट नहीं हुई। वो अपनी शर्तों पर जीने वाली एक बेहद इंडिपेंडेंट और वेस्टर्न मिजाज की औरत थी। उनकी सबसे बड़ी गलती शायद ये थी कि वो अपने जमाने से बहुत आगे थी। जिस बोल्डनेस, जिस बेबाकी और जिस क्लास को आज हम एक्ट्रेसेस का प्राइड मानते हैं, उसी प्राइड के लिए सिमी गरिवाल को 70 के दशक में सूली पर चढ़ा दिया गया था। इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट की कद्र करने के बजाय उन्हें हमेशा उनकी बोल्डनेस और उनकी कंट्रोवर्सीज के चश्मे से ही देखा। आज साल 2026 में सिमी गरिवाल की लाइफ पूरे तरीके से शांत और लाइमलाइट से दूर है।
वो मुंबई के अपने अपार्टमेंट में बेहद सादगी से रहती है। कभी कभार वो सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी तस्वीरें या अपने विचार शेयर करती है, जहां उनके वफादार फैंस आज भी उन पर उतना ही प्यार बरसाते हैं। उनकी आमदनी का जरिया अब उनके पुराने शोज की रॉयल्टी, कुछ जमीनी इन्वेस्टमेंट और उनके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है। वो आज भले ही किसी नए प्रोजेक्ट्स या कमबैक में नजर ना आ रही हो, लेकिन उनकी लेगेसी इम्पैक्ट आज भी उतना ही मजबूत है। आज भी जब टीवी पर किसी टॉक शो की बात होती है तो रिदेम्पटिव विद सिमी गरेवाल को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। करण जौहर के कॉफी विद करण से लेकर हर बड़े शोज की प्रेरणा कहीं न कहीं सिमी गरेवाल का वही सफेद सेट ही है। सिमी गरेवाल को आज भले ही मीडिया ने भुला दिया हो, लेकिन सिनेमा के इतिहास में उनका नाम एक ऐसी शेरनी के रूप में दर्ज रहेगा जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने प्यार में धोखा खाया, शादी में घुटन झेली, करियर में टाइपकास्ट हुई, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आई उन्होंने अपने ग्रेस और अपनी रॉयल्टी से सबको झुकने पर मजबूर कर दिया। वो एक ऐसी आइकन है जिन्होंने भारतीय टेलीविजन और सिनेमा को मॉडर्निटी का असली मतलब सिखाया। तो ये थी कहानी सिमी गरेवाल की, एक ऐसी औरत की जिसने सफेद कपड़ों में रहकर जिंदगी के सारे काले सफेद रंगों को बेहद करीब से देखा। अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या सिमी गरेवाल सचमुच एक मैनिपुलेटिव और फेम की भूखी औरत थी, या फिर वो एक पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री और रूढ़िवादी समाज की वो शिकार थी जिसे अपनी मर्जी से जीने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।